बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्सीसाइक्लिन क्या चीज़ है, मार्केट में इसके कौन से ब्रांड्स मिलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। मतलब कौन से पेशेंट डॉक्सीसाइक्लिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन क्या चीज़ है। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। मतलब ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी बैक्टीरिया की वजह से हमें जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी फार्मूलेशन की। तो ये कैप्सूल और इन्फ्यूजन यानी कि इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर हम सिर्फ कैप्सूल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो इसका कैप्सूल जो है ये मार्केट में 100 mg की स्ट्रेंथ में मिलता है। अब बात करते हैं इसके ब्रांड्स की। तो ये आपको वाइब्रामाइसिन के नाम से मिल जाती है। इसके अलावा ये आपको एक्सीडॉक्स के नाम से मिल जाती है और रिडॉक्स के नाम से मिल जाती है। तो वाइब्रामाइसिन इसका बहुत ही मशहूर ब्रांड है। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। मतलब इसे कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इसे आप साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोसाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे चेहरे पर जो बोन्स हैं इनमें एयर स्पेसेस होती हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि हमारे चेहरे पर वाज़ेह दिखाई देती है। तो साइनोसाइटिस को ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे फेरेंजाइटिस और लैरेंजाइटिस, ये भी हमारे गले के इन्फेक्शन हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे एपिग्लॉटिटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी हमारे सांस की नाली का जो अपर वाला हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को नमूनिया का मसला बन जाता है, जो कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को स्किन पर एक्नी का मसला बन जाता है या फिर स्किन पर पस भरे दाने बन जाते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे एक सेक्सुअल इन्फेक्शन साइफिलिस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफिलिस हमारे सेक्सुअल पार्ट्स का इन्फेक्शन है, तो इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। गोनोरियल इन्फेक्शन, जो कि एक सेक्सुअल इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, तो उसे ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा इसे मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम की वजह से होता है, तो इसमें भी इसे दूसरी एंटी मलेरियल मेडिसिन के साथ प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो डॉक्सीसाइक्लिन की जो डोज है ये डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पर, लेकिन आम तौर पर जो डोज प्रेस्क्राइब की जाती है उसकी बात की जाए तो पहले दिन इसकी 200 mg डोज प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि सुबह शाम डिवाइडेड डोजेस में लेनी होती है। मतलब 100 mg सुबह के टाइम और 100 mg शाम के टाइम लेनी होती है। इसके बाद थ्रू आउट द कोर्स इसकी 100 mg डोज डेली प्रेस्क्राइब की जाती है। तो एक तो इसका तरीका ये है, लेकिन बाज़ औक़ात सीवियर इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो, तो इसकी 200 mg की डोज यानी कि 100 mg सुबह में और 100 mg शाम में थ्रू आउट द कोर्स भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो आम तौर पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, इनमें एक तो एलर्जिक रिएक्शंस का मसला बन सकता है। मतलब पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस शॉक का मसला बन सकता है। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्किन एलर्जिक रिएक्शंस शो हो सकते हैं, जैसा कि स्किन पर दाने वगैरह या रैशेस वगैरह बन जाते हैं।
تو اس طرح کے مسئلے ہوں تو فوراً اس میڈیسن کا استعمال روک دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ بلڈ ڈس آرڈرز دیکھے گئے ہیں۔ پیشنٹ کو خون کی کمی کا مسئلہ بن سکتا ہے یا پھر بلڈ کی جو پروڈکشن ہے یہ اب نارمل ہو سکتی ہے، بلڈ پراپر طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ سٹمک ریلیٹڈ سائیڈ ایفیکٹس دیکھے گئے ہیں جن میں پیشنٹ کا سٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے، نوزیا اور وومٹنگ وغیرہ کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کی کمی کا مسئلہ بن سکتا ہے، سر درد کا مسئلہ بن سکتا ہے، ٹینائٹس یعنی کہ کانوں میں گھنٹیوں کی آواز آنے کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو بلڈ یوریا ہے یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے گئے ہیں جو کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں، ہر پیشنٹ میں سارے سائیڈ ایفیکٹس شو نہیں ہوتے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی کنٹرا انڈیکیشنز کی، مطلب کون سے پیشنٹ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایسے پیشنٹ جو اسے ہائپر سینسٹیو ہوں یعنی الرجک ہوں وہ اسے بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ پریگنینسی اور لیکٹیشن میں اس کی بات کی جائے تو پریگنینسی اور لیکٹیشن میں اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرینڈز اگر آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں کوئی کویسچن آ رہا ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور مزید کسی دوسری میڈیسن یا میڈیکل ریلیٹڈ ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔